नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है बिहार चुनाव को लेकर। अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है इसकी घोषणा और नवंबर में बिहार चुनाव हो सकता है। मतदाता सूची पर तेजी से काम जारी और देखिए सत्यापन के लिए कार्यक्रम घोषित। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर नवंबर में बिहार चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा हो सकती है। मतदाता सूची पर तेजी से काम भी चल रहा है और सत्यापन के लिए कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर है और आपको ये बताते चलें कि काफ़ी लंबे समय से चुनाव कब होगा इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है संभावित जो महीना है वो बताया जा रहा है कि नवंबर में चुनाव हो सकता है और इसके लिए अक्टूबर में जानकारी ऑफिशियली दी जा सकती है। तो बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में घोषणा हो सकती है कि कब बिहार चुनाव होगा। 2025 ये साल बिहार के लिए चुनावी है, बिहार विधानसभा चुनाव, और इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। लेकिन ऑफिशियल ऐलान जो है वो अक्टूबर के महीने में हो सकता है और नवंबर में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें आपको, मतदाता सूची पर तेजी से काम जारी है और इस बार निर्वाचन आयोग काम जो है तेजी से कर रहा है कि किस तरीके से। पूरी जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ आनंद जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए बताया जा रहा है कि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है और अक्टूबर के महीने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव कब होगा इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन चुनाव आयोग के हलचल से अब इशारा मिलने लगा है कि नवंबर के मध्य में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन को लेकर जो कार्यक्रम घोषित किया है उससे जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से चुनाव की घोषणा अक्टूबर के शुरुआत में हो सकती है। और उसके बाद चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदाता सूची बनाई है उसके पुनरीक्षण के लिए जो कार्यक्रम की शुरुआत की है उसके मुताबिक पुनरीक्षण और सत्यापन का काम 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और इस दौरान अंतिम मतदाता जो सूची होती है उसके प्रकाशन की तारीख 30 सितंबर नियत की गई है। यानी कि आयोग से जो सूत्र है वो बताते हैं कि जो व्यवस्था रहती है उसमें मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 1 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब 30 सितंबर तक की जो तारीख दी गई है उसके बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि नवंबर के मध्य तक राज्य में कभी भी चुनाव करा लिए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चुनाव आयोग के संकेत हैं उसके हिसाब से अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है और नवंबर के मध्य में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। और जाहिर सी बात है, चुनाव लगातार मतदाता सूची में जो जानकारी लेनी है, मतदाता सूची बनाया जा रहा है, तमाम तरह के जो हलचल देखे जा रहे हैं उससे ये साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं आपकी अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और नवंबर के मध्य में कभी भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। जी बिल्कुल आनंद, और मतदाता सूची पर तेजी से काम जारी है, तो इस बार क्या कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, इस बार मतदाता सूची में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घर घर जाकर चुनाव आयोग की जो टीम है वो जाएगी और मतदाता सूची की भी जांच करेगी और जिनके गलत मतदाता सूची बने हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। और जो बोगस वोटिंग की बात होती है, कई बार कई तरह की चर्चाएं होती है, उसे रोकने के लिए चुनाव आयोग ने ये बड़ी तैयारी कर रखी है कि बिहार में जो भी वोटिंग हो सही हो, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो और घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच भी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से सक्रिय है और चुनाव की कोशिश है कि बिहार में फेयर चुनाव हो और कहीं से किसी को बोलने का कोई मौका न मिले, क्योंकि कई बार चुनाव के बाद जो लगातार इस बात की चर्चाएं होती है कि चुनाव में ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी, तो वो तमाम तरह की गड़बड़ियां न हो इसे लेकर चुनाव पूरी तरीके से हरकत में लगातार बैठने का दौर जारी है और चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंतिम मतदाता सूची की जो तारीख तय की गई वो 30 सितंबर की तय की गई है और मतदाता सूची के बाद जब वो घोषित कर दी जाती है, जो उसके प्रकाशन की अंतिम तारीख होती है, उसके 1 हफ्ते के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी जाती है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव की जो लगातार सक्रियता है और 30 सितंबर को जो उन्होंने वक्त रखा है मतदाता सूची का, उसके 1 हफ्ते के बाद यानी कि अक्टूबर का पहला हफ्ता आता है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है अक्टूबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और नवंबर के मध्य तक राज्य में चुनाव भी कराए जा सकते हैं। जी ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
आज सीएम नीतीश देखिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सहायक वास्तुविदों को ज्वाइनिंग लेटर देना है और बीपीएससी से दरअसल इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो ये बड़ी खबर और अपडेट इस मामले में। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। सहायक वास्तुविदों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो जो सहायक वास्तुविद हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। आज उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। बीपीएससी से इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनको ऑफर लेटर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। तो आज का दिन है नियुक्ति पत्र बांटने का और ऐसे में आज सभी लोग जिनका चयन हुआ है इसमें ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों उनको आज ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, टर्बुलेंस में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट। दिल्ली से पटना आ रही थी फ्लाइट। AI 407 टर्बुलेंस में फंस गई और टर्बुलेंस के कारण यहां पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों के बैग भी नीचे गिर गए। फ्लाइट में करीब 171 यात्री सवार थे और काफी देर तक फ्लाइट में हड़कंप रहा। पायलट की सूझबूझ से सेफ लैंडिंग कराई गई, लेकिन यहां पर लोगों की चिंता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। दिल्ली से पटना आ रही थी ये फ्लाइट AI 407 टर्बुलेंस में फंसी और टर्बुलेंस के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्लेन के अंदर यात्रियों के बैग भी नीचे गिरने की खबर मिल रही है। फ्लाइट में करीब 171 यात्री सवार थे और काफी देर तक फ्लाइट में हड़कंप रहा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, एक और एयर इंडिया की फ्लाइट में बताया जा रहा है खामियां और इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, ये दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 407 टर्बुलेंस में फंस गई। टर्बुलेंस में फंसने की वजह से यात्रियों को झटके लगने लगे। यही नहीं, बैग जो था उनका सीट पर गिर गया। उस वक्त यात्री जो थे वो नाश्ता कर रहे थे। कई लोगों का जो नाश्ता था वो भी गिर गया। फ्लाइट में तकरीबन 171 यात्री जो थे वो काफी डर गए। बच्चे चिल्लाने लगे, महिलाएं चिल्लाने लगी। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका जो थी वो सताने लगी। यात्रियों को झटका 5 से 8 सेकंड तक महसूस किया यात्रियों ने। अफरा तफरी का माहौल बच गया उस समय। और घटना उस वक्त हुई लैंड करने से पहले। पटना और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही थी उस वक्त। हालांकि एयर होस्टेस ने यात्रियों को कहा कि घबराने की बात नहीं है। क्रू मेंबर ने यात्रियों से कहा कि सभी यात्री सीट बेल्ट बांध लें, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग करा दी। इस विमान के दिल्ली से पटना आने का समय 3:05 था और पटना से दिल्ली जाने का समय शाम 4 बजे था। दिल्ली से विमान लेट से उड़ी थी। पटना एयरपोर्ट पर विमान करीब 1 घंटे देर से आई और फिर यहाँ से दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर रवाना हुई और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। चितकोहरा पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है। एक थार ने ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं ये दुस्साहस, थार चालक की ट्रैफिक पुलिस को ही कुचलने की कोशिश की गई। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश की जा रही है, पटना से खबर है, ये पूरी जानकारी दीजिए, कब का ये मामला है? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एसके पुलिस थाना क्षेत्र की पुलिस टीम जो थी वो अटल पथ पर उस वक्त वाहनों की जांच कर रही थी और इस दौरान पुलिसकर्मियों को कुचल दिया गया था और जिसमें नालंदा की एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई थी। तो एक बार फिर से राजधानी पटना में कल देर शाम की घटना है। चितकोहरा पुल के पास एक थार जो था वो उसने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। दरअसल ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो थे वो वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और तस्वीर उतार रहे थे, लेकिन जो थार चालक था उसने गाड़ी नहीं रोकी और पटेल गोलंबर की ओर से थार आ रहा था उस वक्त। और इसके बाद जब पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो कुचलने की कोशिश, उसके बाद मोबाइल से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का फोटो खींचना चाहा जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे वहां पर, महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी थी वहां पर। इसके बाद चालक गर्दनीबाग की ओर भाग गया। तत्काल वायरलेस पर इसकी सूचना दी गई, लेकिन आखिरकार वो भागने में कामयाब रहा। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला, उस आधार पर थार का जो नंबर आया है आगे की कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस जुट गई है। जी और संजय देखिए, लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो क्या ये जो घटनाएं हैं उसको देख करके सवाल यही उठ रहा है कि क्या लोगों में अब पुलिस का खौफ नहीं है कि बार बार ऐसी घटनाएं जो रिपीट हो रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये दुस्साहस है। ये आउट ऑफ जाकर ये इस तरीके से लोग जो डेयर करते हैं वाकई में ये उनके दुस्साहस का परिचायक है। और हालांकि एएसपी ट्रैफिक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज मिला है और जल्द ही इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है वो भी की जाएगी और वाहन को भी जब्त किया जाएगा। 12 जून के बाद कल फिर से एक बड़ी घटना होते होते बची है। जी
ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बांका से खबर मिल रही है जहां पर भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई है। दौरिया नवादा मार्ग के सठियारी की यह घटना बताई जा रही है। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बताते चलें, तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने से टक्कर खाते हैं और दौरिया नवादा मार्ग के सठियारी की यह घटना बताई जा रही है। इस भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी ज्यादा भीषण थी, कितनी ज्यादा यहाँ पर ये टक्कर भयानक होगी कि 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर, दौरिया नवादा मार्ग के सठियारी की यह घटना। आज इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह है और इसको लेकर सियासत फिर गरमाई हुई है। एनडीए इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस और महागठबंधन को घेरने की बड़ी तैयारी कर रहा है। कैसे चुनावी साल में सरकार इमरजेंसी के मुद्दे को भुनाने वाली है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 25 जून 1975 ये तारीख भारत के इतिहास में काला अध्याय है। 25 जून की ही तारीख थी जब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के लगभग 50 साल के बाद भी ये मुद्दा सियासत का केंद्र बना हुआ है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी इमरजेंसी के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी में है। उसी को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं कि पत्रकारों के आजादी को हनन हुआ था, नेताओं को जेल में डाला गया था, मूलभूत सुविधाओं को वंचित किया गया था जनता को, और कानून जो है अपने क्रूर चेहरा जो है कांग्रेस का दिखाया था। बीजेपी के साथ जेडीयू ने भी इमरजेंसी को लेकर विरोधियों पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। एक पार्टी वह है जिसने बिहार को अपहरण, हत्या और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, और दूसरी ओर वह कांग्रेस पार्टी है जिसने पूरे देश को जेल खाना बना दिया। दोनों का गठबंधन फिर से बिहार को उसी अंधेरे में ले जाना चाहता है। तो महागठबंधन का आरोप है कि बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़कर बेमतलब की सियासत कर रही है। बीजेपी के पास कुछ पॉजिटिव अपना तो है नहीं, उपलब्धि कुछ है नहीं, तो गड़े मुर्दे उखाड़ कर बात करती है। आपने तो एक अघोषित आपातकाल लगा कर रखा है। सरकार के खिलाफ जो बोलेंगे उनके खिलाफ जांच एजेंसियां पहुंच जाएंगी, उनका नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये तो इमरजेंसी से ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। इमरजेंसी के मुद्दे पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती रही है। इस बार तो बिहार में चुनाव भी है, तो इमरजेंसी के साथ जंगल राज की याद को हथियार बनाकर एनडीए चुनावी रण जीतने की तैयारी में है। जनता पर इन मुद्दों का कितना असर होता है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए और इस मौके पर बीजेपी ने इसे काला अध्याय के रूप में मनाया। इसी के साथ पूरे बिहार में आपातकाल की बातों का 28 जून तक प्रचार करने का अभियान चलाने का फैसला लिया है। विधानसभा के विस्तारित भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध का आरोप लगाया। लोगों ने वैसा दिन भी देखा जब पत्रकारों को हजारों की संख्या में जेल में डालने का काम किया। राजनीतिक कार्यकर्ता का कोई गुनाह नहीं, तब भी उनको रखने का काम किया गया। कोई एफआईआर नहीं, इसके बावजूद भी लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। तो हमारी आज आबादी 95% वो उस काल की नहीं है, उससे बाद की। तो उस बाद की 75 के बाद की जो हमारी संख्या है या जिनकी समझ उसके बाद बढ़ी है, बारे में बताना होगा कि संविधान की हत्या किसने की। बिहार में अब सियासी आरोप प्रत्यारोप निजी हमलों तक पहुंच गया है। पहले तेजस्वी यादव दामाद आयोग के बहाने एनडीए नेताओं पर निजी हमले कर रहे थे, तो अब हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए उनके पूरे परिवार का हिसाब लगा दिया है।
बिहार की पॉलिटिक्स परिवार में उलझी हुई है। लालू का परिवार, मांझी का परिवार, चौधरी का परिवार, तेजस्वी यादव दामाद आयोग का नाम लेकर एनडीए पर हमलावर हैं। तेजस्वी के निशाने पर एनडीए के कई नेता थे। इनमें से एक हम के संरक्षक जीतन राम मांझी भी हैं। तेजस्वी के हमले का पलटवार मांझी ने तंज के जरिए दिया। मांझी ने एक पोस्ट में लिखा, भाई को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि भविष्य में गब्बर सिंह यदि बेटी दामाद को कहीं सेट करने की बात कहें तो यह कहकर मना कर दिया जाए कि हमने तो खुद ही दामाद का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा था, इसलिए बेटी दामाद को किसी भी कीमत पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो घर परिवार का नहीं वह किसी का नहीं। लालू परिवार, खासकर तेजस्वी यादव पर मांझी के इस व्यक्तिगत हमले से बिहार की सियासत गर्मा गई है। को एनडीए के प्रति लॉयल्टी साबित करना है, इसलिए तेजस्वी यादव जी पर और लालू प्रसाद यादव जी पर निजी हमला करते हैं, चूंकि जीतन राम मांझी जी को बार्गेनिंग में सीट कुछ अधिक लेनी है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी श्री तेजस्वी यादव जी पर सोच रहे हैं जितना बोलेंगे तो कुछ विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू सीटों की संख्या बढ़ा देगी, वो भी होने वाली नहीं है। पहले अपने बीजेपी जेडीयू से लड़ें। तेजस्वी यादव आप किसी के ऊपर निजी हमला करेंगे तो यह राजनीति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से परिवारवाद की राजनीति की पराकाष्ठा राष्ट्रीय जनता दल और राजद परिवार कर रहा है वह राजनीति में अद्वितीय है। तो मांझी जी ने जो आरोप लगाए हैं निश्चित रूप से सही है और राजद पूरी तरह से खानदानी पार्टी बनकर रह गई, जिस तरह से कांग्रेस, कार्यकर्ताओं के लिए उसमें जगह नहीं है। जिस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लालू परिवार बदनाम है, अब उसी पर एक दूसरे के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव से पहले व्यक्तिगत हमलों और बयानों के शोर के बीच बिहार की सियासत परिवार की सीमा में सिमटती जा रही है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। इशारों में उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को गब्बर बताया। जीतन राम मांझी ने यह कहा कि उनके दामाद देवेंद्र मांझी अगर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने तो अपनी काबिलियत के बदौलत जो मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। मांझी ने दावा किया कि तेजस्वी और लालू प्रसाद मीसा भारती और बहनोई को साइड करने में लगे हुए हैं। ये कर करके एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो हमको कर रहे हैं दामाद के नाम पर, लेकिन उनके मीसा का जो हस्बैंड है शैलेश जी, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। उसको भी भगाने के हटाने का एक रास्ता चुने हैं कि मांझी जी के दामाद का विरोध किया, इसलिए हम लालू जी के दामाद का विरोध किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग के एक फैसले ने बिहार में सियासी तकरार बढ़ा दी है। दरअसल निर्वाचन आयोग को इस बात की आशंका है कि बिहार में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा वैसे बाहरी लोगों के नाम शामिल हैं जो कि फिलहाल राज्य में नहीं रह रहे हैं, और इसीलिए वोटर लिस्ट को घर घर जाकर के सत्यापित किया जाएगा। अब इस फैसले पर महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हैं। चुनाव नजदीक आता जा रहा है और तकरार बढ़ती जा रही है। एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। इस बीच निर्वाचन आयोग के एक फैसले ने इस तकरार को और तेज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि घर घर जाकर वोटर लिस्ट को सत्यापित किया जाएगा, क्योंकि आयोग को शक है कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा वैसे बिहारी लोगों के नाम शामिल हैं जो बिहार में रहते ही नहीं। महागठबंधन के नेता निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर हमलावर हैं। कांग्रेस ये जानना चाहती है, जब 1-2 महीने के बाद चुनाव है बिहार में, अब मतदाता सूची की जांच करने के क्या औचित्य आ गया भाई? आखिर आवश्यकता ये कहाँ से आ गई? और बांग्लादेश से घुसपैठी अगर हैं यहाँ जिसकी आप जांच करेंगे, इतना दिन से सरकार चुप क्यों थी? वैसे मामले, वैसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं एजेंडे की राजनीति में आते हैं, उसको ये लोग चुनाव में आगे लाने का काम करते हैं। वहीं सत्ता पक्ष का यह दावा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। पास्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि जब यहाँ पे कांग्रेस और राजद का शासनकाल था
तो उन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से भी कॉम्प्रोमाइज किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार का वोटर कार्ड इशू करवा दिया। ऐसी स्थिति में ये फैसला अति महत्वपूर्ण है। आरजेडी और कांग्रेस का विरोध यह साबित करता है कि उनकी राजनीति घुसपैठियों पर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव क्या यह बताएंगे कि उन्हें देश की चिंता है या वोट की चिंता है? अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से भारत का नागरिक है तो उसे सत्यापन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल चुनाव आयोग का ये फैसला विधानसभा चुनाव के मकसद से किस हद तक कारगर साबित होता है, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन फिलहाल इस फैसले ने बिहार की राजनीतिक फिजा गरमा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।